टू बीट द स्ट्रीट। अगर आपने थंबनेल देखा होगा तो आपको साफ पता चल चुका है कि आज हम बात करने वाले हैं एक और अनादर टेक्सटाइल सेक्टर के एक और स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में। और इस स्टॉक के डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक पहले वीडियो बनाई है केपीआर मिल्स करके, वो भी टेक्सटाइल का एक बहुत ही इंटीग्रेटेड फुल्ली इंटीग्रेटेड कंपनी है जो वर्टिकल इंटीग्रेशन भी उन्होंने करा हुआ है। तो वहाँ पर भी आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। साथ ही साथ आज हम डिटेल में थोड़ा सा और डिस्कस करने वाले हैं द इंडियन टेक्सटाइल अपैरल मार्केट और उसका एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक में कितना कंजम्पशन है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पूरी कंपनी का, मैं डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम ओवरऑल इकोनॉमिक्स समझते हैं कि पूरा जो टेक्सटाइल मार्केट है वो किस तरीके से फ्लो हो रहा है और अभी क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर चेंज होती हुई नजर आ रही है। इंडियन टेक्सटाइल मार्केट की बात करें तो अपैरल मार्केट 140 बिलियन डॉलर का है, जो एक्सपोर्ट से 34 बिलियन डॉलर निकल के आता है, और डोमेस्टिक मार्केट में 106 बिलियन डॉलर। इतना बड़ा मार्केट है पूरे इंडिया का। इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है और इंडिया डोमेस्टिक का। अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो यहाँ पे आप दोनों तरफ देख सकते हैं अपैरल। जो अपैरल का जो सेगमेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर 16 बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट साइड में आती है और डोमेस्टिक में 78 बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें यार्न पर से, तो यार्न पर से का एक्सपोर्ट में 4 बिलियन डॉलर के लमसम है और अदर्स में आप देख सकते हैं 28 बिलियन है। तो आप मान लें यहाँ पर भी 20 बिलियन डॉलर मान लेते हैं, तो करीबन करीबन 25 बिलियन डॉलर का जो मार्केट है वो यार्न का यहाँ पर निकल के आता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो मार्केट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि जो अपैरल जो सेगमेंट होता है जहाँ पे ब्रांडिंग रिटेल आता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्जिन होते हैं और उसी में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अभी आज के टाइम में लाई करती हुई नजर आती है। अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक मार्केट की ग्रोथ साइकिल का, तो 10% की केगर के हिसाब से एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है 2025 तक। ये जो 106 बिलियन डॉलर का मार्केट है वो 190 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। वहीं अगर इंडिया एक्सपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर 11% की CAGR आती है और वो 65 बिलियन डॉलर का होता हुआ नजर आएगा। तो ये हो गया टॉप डाउन एनालिसिस का पहला पार्ट, जिसमें हमने समझी कि इंडस्ट्री की साइज़ क्या है और इंडस्ट्री किस तरीके से कौन कौन से जो सेगमेंट है इंडस्ट्री के वो हमने अभी समझ लिए हैं। अब समझते हैं हम कि क्या फैक्टर्स हैं जो इंडिया को अभी एक इम्प्रूव्ड स्टेज पर लाकर खड़ा करते हैं। अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं पूरी वैल्यू चेन, तो वैल्यू चेन में आप देख सकते हैं सबसे पहले आता है यहाँ पर रॉ मटेरियल और फाइबर, उसके बाद आता है स्पिनिंग जिससे कि आपका जो कॉटन आता है, उसके बाद कॉटन से आपका यार्न बनेगा, जो उसकी जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं स्पिनिंग। उसके बाद जो यार्न बनता है उससे जो फैब्रिक बनाने का काम किया जाता है उसको बोलते हैं वीविंग और निटिंग। तो ये दो प्रोसेस होती है। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है जिसमें कलर, डाइंग और इस तरीके की चीज़ें होती है, और उसके बाद जो कपड़ा होता है उसको कट और शू करके गारमेंट, अपैरल और होम टेक्सटाइल में कन्वर्ट किया जाता है। अगर हम बात करें पूरी वैल्यू चेन में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेन मेड फाइबर का। तो आप देख सकते हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन मतलब कि आपके पास जो रॉ मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है वो आप इंडिया अपने आप में फुलफिल कर सकता है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ी चीज़ निकल के आती है कि आपको किसी और कंट्री पे यहाँ पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, किसी और कंट्री में से यहाँ पर माल नहीं आएगा। तो वहाँ से जो आपकी जो प्राइसिंग होती है, प्राइसिंग पावर वो आपके मतलब इंडिया के हाथ में होती है, ना कि किसी और कंट्री के हाथ में जो वहाँ पे ऊपर नीचे करते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है। उसके बाद आता है स्पिनिंग में। तो स्पिनिंग में भी अगर हम बात करें तो स्पिनिंग कैपेसिटी में इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्पिनिंग कैपेसिटी है आफ्टर चाइना। और अगर हम बात करें कि यहाँ से जो वीविंग और निटिंग की बात करें तो यहाँ पर जो कैपेसिटीज़ है वो यहाँ पर थोड़ी सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती है और यहाँ पर थोड़ी सी फ्रेगमेंटेड है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। और अगर हम बात करें, अगर मैंने जिस तरीके का एनालिसिस किया है पहले भी हमने देखा था, तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो वीविंग और निटिंग पे फोकस कर रही है। और आज हम एक ऐसी ही कंपनी के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीविंग और निटिंग यहाँ पर काफ़ी बड़ा सेगमेंट हो सकता है जो आने वाले टाइम में फैब्रिक की दुनिया को यहाँ पर निखारेगा। और साथ ही साथ गारमेंट, अपैरल और होम टेक्सटाइल में यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। तो ये जो दो सेगमेंट है जहाँ पर इंडिया में अभी कैपेसिटीज़ कम है वहाँ पर काफ़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ है और वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करते थे केपीआर मिल्स की, तो वो सारे ही सेगमेंट्स में यहाँ पे काम करती थी, उनका पूरा फुल्ली इंटीग्रेशन था फ्रॉम स्पिनिंग टू कट एंड शू, और वो अब अपने रिटेल सेगमेंट भी ओपन कर रहे हैं। बट अगर हम बात करेंगे कि इंडिया के एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन की, जहाँ इंडिया एक्सपोर्ट करता है, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया रॉ मटेरियल मतलब कि कॉटन को बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम में एक्सपोर्ट करता था। वहीं अगर हम बात करें स्पिनिंग मटेरियल तो बांग्लादेश, चाइना, टर्की और बांग्लादेश, यूएसए, यूएई, और कट एंड शू करके यूएसए, यूके, यूएई। तो ये वाला जो सेगमेंट है वो सबसे ज़्यादा प्रीमियम सेगमेंट है और यहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू निकल के आता है। अगर हम वीविंग और नीटिंग की भी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मार्जिन होते हैं वो हमेशा जो प्रोसेस्ड चीज़ होती है उस पर होते हैं, ना कि रॉ मटेरियल पे, स्पिनिंग पे, क्योंकि
यहाँ से जब चीज़ें आपकी एक इम्प्रूव्ड स्टेज पे आ जाती है, तो वहाँ पर जो मार्जिन्स होते हैं वो काफ़ी इम्प्रूव्ड होते हैं। और उसके चलते अगर हम देखेंगे कि अगर यहाँ पर जो कॉटन की प्राइसेस भी अगर इंक्रीज हुई है ना, जो अभी लास्ट टाइम में आप देखेंगे कि कॉटन की प्राइसेस करीबन 150% से इंक्रीज होगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर ये पूरी चीज़ें पास ऑन की जो कंपनीज हैं, अगर हम उनके रिजल्ट देखें, अगर हम केपीआर मिल्स के भी अगर रिजल्ट देखे थे आपने, तो केपीआर मिल्स के रिजल्ट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे रिजल्ट्स, आपको अपडेट्स वहाँ पे फटाफट फास्ट मिल जाती है। तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लें, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वहाँ पर हमने बताया था कि जो सारे टेक्सटाइल सेगमेंट है उसमें काफ़ी इंप्रूव्ड डिमांड के चलते यहाँ पर कॉटन की प्राइसेस हाई होने के बावजूद भी यहाँ पर अच्छी डिमांड होने के कारण उनको मार्जिन्स सस्टेनेबल है और वो यहाँ पर अच्छे मार्जिन्स यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम वही बात करें कंपनी जो इंडिया है वो यहाँ पर इंपोर्ट किससे करती है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर चाइना, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रिया आता है। स्पिनिंग में चाइना से मेन मेड फाइबर होता है वो यहाँ से थोड़ा सा इंपोर्ट करते हैं। बाकी चाइना, कोरिया, ताइवान से वीविंग और नीटिंग की जो चीज़ें हैं, और बाकी कंटेंट शू वो बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में बहुत सारी जगह यहाँ पे बांग्लादेश का नाम आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बांग्लादेश में कि वहाँ पर जो है लेबर इंडिया के कंपैरिजन में और सस्ती है। तो वहाँ से ये जो चीज़ है, बांग्लादेश में पानी भी सस्ता है, वहाँ पर जो दूसरी चीज़ है कि वहाँ वहाँ की लेबर भी और सस्ती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, भी वहाँ पे सस्ती है। तो वहाँ से एक थोड़ा सा अच्छा पार्ट है जो पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में जाता है, और वहाँ से एक अच्छा एक्सपोर्ट होता है। करीबन 4% ओवरऑल वर्ल्ड का एक्सपोर्ट बांग्लादेश से होता है, जो उसको एक अच्छी टेरिटरी में लाके खड़ा करता है। इसके अलावा अगर हम इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ की बात करें तो वो काफ़ी अच्छी है और वो देखने लायक होगी। 9279 मिलियन केजी हमारा जो है कॉटन का प्रोडक्शन होता है, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन है। इसके अलावा अगर हम स्पिनिंग की बात करें, 55 मिलियन स्पिंडल्स हमारे इंडिया में काम करते हैं। वीविंग और नीटिंग में 68,000 लूम्स, और अपीयरल में हमारे पास 22,000 मिलियन पीसेस, और होम टेक्सटाइल में करीबन 2400 मिलियन केजीज का माल यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो इंडिया एक बहुत ही पॉजिटिव टेरिटरी में है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें, जिस तरह से मेगा पार्क आने वाले हैं, 7 मेगा पार्क का यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, और वो यहाँ पर पॉजिटिव फैक्टर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब लोगों की डिमांड भी आ रही है, तो साथ ही साथ वो इन्वेस्टमेंट करने की भी सोच रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो यहाँ पर नेट डेट फ्री है, बट नेट डेट फ्री होने के बावजूद उनके पास इतना कैश है कि वो अपनी जो कैपेसिटी है उसको एक्सपेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इसको जो इंडिया को एक बेटर पोजीशन में खड़ा करती है एज कम्पेयर टू अदर नेशंस लाइक बांग्लादेश और जो वियतनाम है। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी इसको फुल्ली यूटिलाइज करने तो लग ही गए हैं, अब हम यहाँ पे एक्सपेंशन की बात चल रही है, और बहुत सारी, जैसे हमने केपीआर मिल्स जो पहले लिया था वहाँ पर भी काफ़ी एक्सपेंशन की बात चल रही थी, और उसके चलते यहाँ पे ग्रोथ आपको आती हुई नजर आएगी। और अब अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक और चीज़ जो फैक्टर करती हुई नजर आएगी वो है चाइना। चाइना में एक जिंजियांग करके जगह है, वो चाइना की जो जगह है उसमें से 34% टोटल एक्सपोर्ट चाइना करता है। उसका 80% जो प्रोडक्शन है वो जिंजियांग जगह पे हुआ करता था, और जिंजियांग जगह को अभी यहाँ पर यूएसए और यूएई जो कि टॉप डेस्टिनेशन है गारमेंट इंडस्ट्री, अपैरल इंडस्ट्री के, वहाँ पर जो उन्होंने यहाँ पर इसको बैन कर दिया है कि हम जिंजियांग से बने हुए कपड़े नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन होता है। तो अगर आप देखेंगे टोटल ओवरऑल कैपेसिटी की बात करें तो करीबन करीबन 25% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट इज हिटिंग विद अ वेरी सब्सटेंशियल अमाउंट। और अगर हम वहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एज कम्पेयर टू इंडिया, वियतनाम और बांग्लादेश के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट, और साथ ही साथ दूसरी चीज़ें भी है कि वहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात, और साथ ही साथ इंडिया के पास रॉ मटेरियल खुद का है। तो रॉ मटेरियल खुद का होने के कारण वहाँ पर जो है वो कैपेसिटी जो है वो यार्न में कंप्लीशन की और उसके बाद वीविंग नीटिंग करके प्रोसेसिंग करने की, वो कैपेसिटी इंडिया के पास काफ़ी फेवरेबल है। और उसके साथ साथ इन्वायरमेंट है, जैसे मेगा पार्क का एक्सपेंशन हुआ, और जो दूसरी पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी 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 पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ अदर नेशंस। हम इंडिया में काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर ग्रोथ करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट भी देखें, अगर यूएसए की एक्सपोर्ट की अगर बात की जाए तो यूएसए के एक्सपोर्ट में इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है वो लगातार, अगर हम पिछले 2-3 महीने की बात करें तो करीबन करीबन कोई कोई सेगमेंट में 1-1%, 2-2% से बढ़ चुका है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिमांड ड्राइव होती हुई नजर आ रही है। जो ये 25% का जो ओपन मार्केट यूएसए का पड़ा है वो यहाँ पर वियतनाम, इंडिया और बांग्लादेश जैसे देशों को यहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देगा, और उसके चलते यहाँ पर काफ़ी बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। आज ज़्यादा जो डिस्कशन है वो पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को समझने का है। साथ ही साथ एक कंपनी में जस्ट वी आर जस्ट टेकिंग इट एज एन एग्जांपल, और उसमें ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट उसका एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है इस सेगमेंट में। अगर हम एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग कंट्री की बात करें तो 2019 का ये डेटा सबसे लेटेस्ट डेटा जो हमारे पास मिला है, उसमें अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल और अपैरल्स एक्सपोर्ट में चाइना का सबसे बड़ा नाम था 34%, और उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया
का 4% नाम आता है, जबकि वियतनाम और बांग्लादेश जैसी कंट्री है वो 5-5% के लमसम यहाँ पर एक्सपोर्ट करती हुई नजर आती है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ये दूसरी कंट्रीज है जो यहाँ पर जिनका एक्सपोर्ट में काफ़ी बड़ा नाम है, वो सब चीज़ें वो यहाँ से इंडिया से इंपोर्ट करती है कॉटन को। और अगर अगर इंडिया की गवर्नमेंट सपोर्टिव होती है और अगर हम कॉटन की प्राइस हाइक करते हैं तो यहाँ के जो मार्जिन हैं वो यहाँ पे काफ़ी नीचे गिर जाएंगे, और जो इंडिया के अगर प्रोड्यूसर को यहाँ पे फायदा मिलता है इंडिया की कॉटन से, तो वो काफ़ी देखने लायक होगा, जो 4% से यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ दे सकता है। और वो जिंजियांग वाली जो मैंने बात बताई है, तो वो 34% जो चाइना का माल है, और उसमें जो 25% की जो कैपेसिटी यहाँ पर जो ये दूसरी कंट्रीज के लिए ओपन हुई है, वो यहाँ पर इंडिया एक फेवरेबल डेस्टिनेशन है जो यहाँ पर ग्रो करता हुआ नजर आ सकता है। वहीं अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो यूएसए सबसे बड़ा इंपोर्टर है, 15% टेक्सटाइल और अपैरल का। वहीं अगर हम बात करें जर्मनी 6%, जापान 4% और यूके 4%, ऐसे बड़े बड़े एक्सपोर्टर यहाँ पर बड़े बड़े इंपोर्टर्स यहाँ पर शामिल। अब हम आपको बताने वाले हैं कि जो कौन से बेस्ट कारण हैं, क्या रीजंस हैं जो इंडिया को यहाँ पर इंडिया के टेक्सटाइल मार्केट को इंप्रूव करते हुए नजर आएंगे। उसके अगर 4 प्रमुख रीजंस की बात की जाए तो चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी इज द स्ट्रेट अवे थिंग, जो कि यहाँ पर दिखती हुई नजर आ रही है, जिसका 34% मार्केट पे यहाँ पर जकड़ बनी हुई है। और यूएस चाइना ट्रेड वॉर के कारण और ह्यूमन राइट वायोलेशन इन जेनजियांग रीजन जो मैंने आपको बताया, वहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ भी चीज़ होती है तो यहाँ पर 1% अगर मार्केट शेयर गेन होता है, इंडिया अगर 1% मार्केट शेयर गेन करती है तो $8 बिलियन एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। तो आप देख सकते हैं करीबन करीबन 25% मार्केट शेयर है जो अभी ओपन पड़ा है, और वहाँ से जो ग्रोथ हो रही है और वहाँ से जो डिमांड बढ़ रही है, उसके चलते इंडिया में आप देखेंगे कॉटन की प्राइसेस हाइक हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पिनिंग और होम टेक्सटाइल कंपनीज का मार्केट शेयर यहाँ पे गेन होता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ गारमेंट में भी यहाँ पे माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट है ग्लोबल से स्केल कैपेसिटी बनाने में मेगा टेक्सटाइल पार्क में। इसके अलावा इंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन है, जो फ्रॉम द फार्मर टू द मैन्युफैक्चरर ऑफ अपैरल और मैन्युफैक्चरर ऑफ फैब्रिक, उन सभी को यहाँ पर इसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इसमें अलावा और चीज़ें देखें अगर गवर्नमेंट की, तो पीएलआई स्कीम सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर निकल के आती है। पीएलआई स्कीम यहाँ पर अनाउंस की गई है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है, वो यहाँ पर 40 प्रोडक्ट कैटेगरी हैं जो कि मेन मेड फाइबर में आती है। अगर हम वहाँ पर यहाँ पर उसको फैक्टराइज किया है। इसके अलावा अगर हम 10 प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो जो टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट है, वहाँ पर भी यहाँ पर इंडिया ने फोकस किया है। तो यहाँ पर ये जो दोनों सेगमेंट है जो हम इंपोर्ट करते थे, तो उसको अगर हम इनसाइड मतलब इन द इंडिया अगर हम उसको जनरेट करेंगे, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारी जो इंपोर्ट एफिशिएंसी है, जो हमारे को इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हम उस चीज़ को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो वहाँ पर एक अच्छी वैल्यू यहाँ पर डिराइव होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा मित्रा जो मैंने आपको बताया, ये टेक्सटाइल पार्क वाली जो फैसिलिटी 7 मेगा पार्क बनाने की सेटअप करने की यहाँ पर संभावनाएं हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरा सेगमेंट बताएं कि एक्सटेंशन ऑफ ROSC TL स्कीम जो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की थी, और साथ ही साथ यहाँ पर कि सेंट्रल टैक्स और लेवीज जो है उसको यहाँ पर उसको रिबेट यहाँ पर कंपनीज को दिया जाए, ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जाए, तो वो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर इंडियन टेक्सटाइल मार्केट के जो प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ में हेल्प करेगी। अब अगर हम नेक टू नेक कंपैरिजन की बात करें तो स्पिंडल्स कैपेसिटी जो कि स्पिनिंग करने के लिए ज़रूरी है, जो यार्न बनाने के लिए ज़रूरी है, वो स्पिंडल्स की अगर हम बात करें तो चाइना इज़ द नंबर 1 लीडर। अगर हम इस सेगमेंट में बात करें तो 100 मिलियन स्पिंडल्स हैं जो चाइना में है। उसके बाद सेकंड नंबर पे 55 मिलियन के साथ इंडिया आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के पास लाई करती है, क्योंकि जो बेसिक रॉ मटेरियल है फॉर फैब्रिक, वो यहाँ पर इंडिया के पास 55 मिलियन स्पिंडल्स है, जो यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में और ग्रोथ ही नजर आएगी। और उसके चलते आप देख सकते हैं कि एक इंडिया को स्पिंडल कैपेसिटी में, यार्न की कैपेसिटी में यहाँ पर आपका स्वीट स्पॉट बनाता हुआ नजर आता है। इसके अलावा अगर हम स्पिंडल कैपेसिटी की बात करें तो पिछले 3-4 सालों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ नहीं है। जो पहले फाइनेंशियल ईयर 11 में हुआ था, 12 में हुआ था, और उसके बाद 17 तक ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। उसके बाद अगर हम पिछले 4 सालों में देखें तो कोई यहाँ पर बड़ा सिग्निफिकेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं हुआ है। तो अब यहाँ से जब डिमांड ड्राइव होती हुई नजर आएगी तो यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के पास लाई करती हुई नजर आ सकती है। वहीं अगर जेनजियांग की अगर बात करें तो जेनजियांग में जो यार्न प्रोडक्शन होता था वो लगातार यहाँ पर डिक्रीजिंग ट्रेंड में था, और साथ ही साथ जेनजियांग की जो रीजन की जो प्रोडक्शन है वो करीबन 85% ऑफ चाइनाज कॉटन करती थी, और वो यहाँ पर अगर आपकी उसकी जो चीज़ें, उसकी जो डिमांड है वो कम होती हुई नजर आएगी, तो यहाँ पर उसको चाइना को बहुत बड़ा यहाँ पर होल्ड लगने वाला है। अब अगर हम यहाँ पर एक्सपोर्ट की अगर भाव को देखें पिछले 2 सालों की अगर मंथली अगर हम कॉटन यार्न एक्सपोर्ट को देखते हैं तो आप यहाँ पे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ग्रोथ देखने को मिली है। जनवरी 19 में अगर 178 मिलियन
डॉलर का यहाँ पर मंथली एक्सपोर्ट हुआ करता था, तो वो बढ़कर अभी आपका देख सकते हैं $451 मिलियन हो चुका है जुलाई 21 तक। कितनी आप कह सकते हैं कि लगभग डबल हो चुका है, लगभग डबल, डबल नहीं बोलेंगे, करीबन 70% यहाँ पर आपकी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। $278 मिलियन से यहाँ पे आप देख सकते हैं $451 मिलियन यहाँ पर एक्सपेंशन आपको देखने को मिला है पिछले 2 सालों में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर हम वहीं पे आप बात करें, कॉटन यार्न एक्सपोर्ट एक्सीडेड 2 ईयर पीक वॉल्यूम, आप वो भी देख सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट किया गया है केजीज में, मतलब वो तो वैल्यू में था, यहाँ पर अगर हम बात करें कितना किलो एक्सपोर्ट हुआ है तो $91 बिलियन से बढ़कर 115 मिलियन केजीज हो चुका है। तो ये भी यहाँ पे काफ़ी तगड़ी ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम पूरी कैपेसिटी एक्सपेंशन के साथ साथ अगर कॉटन यार्न की अगर बात करें तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल हाई रेट्स आ चुकी है। आप देखेंगे कि ये जो अप्रैल 2009 में जो प्राइसेस थी वो कब से काफ़ी टाइम तक वही चलती रही, और अभी जो आप देख सकते हैं एक अप ट्रेंड यहाँ पर ओवरऑल मार्केट्स में देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। और इसके अलावा अगर हम 40S वार्प यार्न की बात करें या शंकर 6 की बात करें तो यहाँ पे हर जगह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नई शुरुआत की, यहाँ पर नई चीज़ों की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा हाईएस्ट एबिटा पर मार्जिन भी यहाँ पर देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे कि सारे सेगमेंट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सारे सेगमेंट्स अप ट्रेंड में, जो बेसिकली एक नॉर्मल रेंज बाउंड में ट्रेड करते थे वो अभी यहाँ पर सारे अप ट्रेंड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके चलते आप देख सकते हैं कि हर स्प्रेड में, हर इबिटा मार्जिन भी जब इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आता है ना, तो यहाँ पर जो डिमांड के कारण ये सब चीज़ें होती हुई नजर आती है, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी तो ऑलरेडी थी और आप उतना सर्व कर ही रहे थे, बट जब डिमांड बढ़ेगी तो आपका इबिटा मार्जिन यहाँ पर इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा एवरेज यार्न प्राइसेस हो गए या चाहे कॉटन प्राइसेस हो, सभी चीज़ें आप देख सकते हैं कि इंडिया के लिए यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव है। सभी चीज़ें, एवरेज यार्न प्राइस हो, कॉटन प्राइस हो, एवरेज कॉटन यार्न स्प्रेड हो, चाहे स्प्रेड एज ए परसेंटेज ऑफ यार्न हो, आप देख सकते हैं हर परसेंटेज में यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी लाई करती है। एवरेज कॉटन प्राइसेस की अगर हम बात करें 16 में 92 रुपीज़ पर केजी मिलता था, वो बढ़कर 134 हो चुका है। और अगर हम देखें कि पिछले Q1 फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करें तो 100 से 134 30% यहाँ पर केवल एक 6 महीने में बढ़ा है। तो ये एक 6 महीने, एक साल के अंतराल में 30% की ग्रोथ काफ़ी बड़ी ग्रोथ होती है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉटन की जो अभी जो डिमांड है वो काफ़ी हाई है। और उसके अलावा अभी इस क्वार्टर के बाद यहाँ पर अभी जो कॉटन है वो मार्केट में मंडी में आने वाली है। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो वहाँ से अब जो चीज़ें हैं, जो कंपनीज ने ऑलरेडी कॉटन लेके रखा था और अभी यहाँ पर इस भावों में नहीं खरीदा है, वो यहाँ पर अब थोड़ी सी प्राइस स्टेबलाइज होती हुई नजर आएगी, क्योंकि कॉटन वापस मार्केट में आएगी और यहाँ पर सप्लाई हो जाएगी फुल। तो सप्लाई होने के बाद उसके बाद अगर जो कंपनी इसको सही टाइम पे यहाँ पर बाई कर लेगी तो वहाँ पर वापस उनके मार्जिन यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अगर आप बात को समझो, अगर 134 रुपीज़ अभी चल रही है, अगर 134 से मान लो कि यहाँ पर कॉटन की सप्लाई अच्छी होती है, यहाँ पर फसल अच्छी आती है, तो वहाँ पर जो प्राइस है वो यहाँ पर थोड़ी सी डाउन साइड जा सकती है। क्योंकि अगर वहाँ पर डाउन साइड प्राइस में आता है और अगर कंपनीज इसको अच्छे लेवल पे बाई कर लेती है कि हम 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोडक्शन लेके रखते हैं, तो वहाँ पर आपको इबिटा मार्जिन में और अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि डिमांड है बाहर, यूएस में अपैरल की डिमांड है। अगर हमारी कॉटन की प्राइस को अगर हम यहाँ पर जो बढ़ी हुई है उसको अगर हम यहाँ पर नॉर्मलाइज कर देते हैं, मान लो कि यहाँ पे अगर आपको 120 रुपये के भाव पे अगर कॉटन मिल जाती है तो अपैरल इंडस्ट्री में यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। क्योंकि आप देखो 20% का मार्जिन यहाँ पर आप अगर बचा लेते हो, 140 रुपये के भाव से की जगह हम 120 का लेते हैं, तो वहाँ पर अपने आप में जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगी। कॉस्टिंग कम होगी, इबिटा मार्जिन आपका अपने आप ऑलरेडी बढ़ता हुआ। वहीं अगर हम बात करते हैं यूएस की, तो यूएस यहाँ पर लार्ज और होमोजीनियस मार्केट, जो कि यहाँ पर कंट्रीज के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव एड्रेसेबल सेगमेंट है। और होम टेक्सटाइल मार्केट की साइज वो यहाँ पर $6.3 बिलियन हो चुकी है, जो कि ऑल टाइम आप कह सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बड़ा मार्केट इंडिया के लिए ओपन हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान बांग्लादेश की जो कंट्री है, वहाँ पर जो टेरिफ प्लान है यूरोप मार्केट का वो हेट्रोजेनस है और प्रेफरेंशियल टेरिफ रेट्स टू कंपीटिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बट इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट, जो कि होम टेक्सटाइल मार्केट में $1.7 बिलियन के साथ खड़ा है। और एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक 3.2 बिलियन, मतलब कि यहाँ से डबल होने की चांसेस है आने वाले 3 साल में। और वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से होम टेक्सटाइल सेगमेंट में इंडिया के लिए क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। करंटली अगर हम बात करें तो होलसेल में 51 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है, और रिटेल की बात करें तो $150 बिलियन की करंट में जो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और वो बढ़ के आपका 51 से 60 और रिटेल में 150 से 176
की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता हुआ 2025 तक। और यूएसए यहाँ पे सबसे बड़ा है, जो यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर है जो यहाँ पर इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यूएसए के साथ इंडिया के संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। और जो इस तरीके के जो बिजनेस लेवल के जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें यूएस और इंडिया का हमेशा से पॉजिटिव सेंटीमेंट्स रहा है। तो वहाँ पर काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर वो चाइना के पास नहीं जाएंगे तो चाइना +1 में इंडिया इज़ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर, और जो यहाँ पर आपके लिए वैल्यू क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। और वो साफ साफ देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर जो चार्ट देख रहे हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया के जो इम्पोर्ट्स हैं, इन जो यूएस इंपोर्ट करता है उसमें इंडिया का जो इंपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 37.8% से बढ़कर 60% हो चुके हैं। जो इंडिया का जो मार्केट शेयर है इन कॉटन शीट्स वो यहाँ पर बढ़ के 37.8% से 60% हो चुका है। पिछले अगर हम बात करते हैं 2010, मतलब अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो हमने 40% से 50% ग्रोथ की है इन द लास्ट 10 ईयर्स। और हम 60% यहाँ पे मार्केट शेयर रखते हैं यूएस इंपोर्ट का, जो काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर होता है। इसके अलावा अगर हम बातें करें कॉटन टेरी टावल की, वहाँ पर भी ओवरऑल इंडिया का जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव है। इसके अलावा और भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ 34% मार्केट शेयर हुआ करता था, जो 44% हो चुका है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया इज एट अ वेरी ग्रोइंग स्टेज। अगर हम कॉटन टेरी टावल की बात करें और कॉटन शीट्स की बात करें, जो एक बहुत बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द इंडिया, और वहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना का नाम और जो दूसरी कंट्रीज है उनका नाम काफ़ी पीछे आता है। आप जो देख सकते हैं कॉटन शीट्स की बात हो गई और कॉटन टावल्स की बात हो गई, यहाँ पर काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी और लाई करता है। जो जो दूसरे मार्केट्स हैं, जैसे चाइना का जो मार्केट है जो 25% इसमें सर्व करता है, और ऊपर अगर हम देखें तो वहाँ पर 24% सर्व करता है, जो यहाँ पे धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। और इंडिया यहाँ पर और इसमें ग्रोथ भी करती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा कॉटन ब्रेड स्प्रेड में भी आप देख सकते हैं कि 9% से बढ़कर 19% यहाँ पर मार्केट स्टेक इंडिया का हो चुका है। वहीं कॉटन पिल्लो केसेस में भी यहाँ पर इंडिया का मार्केट शेयर है जो 60% के यहाँ पर रीच कर चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल अगर इंप्रूवमेंट, वहीं ईयू की इंपोर्ट की बात करें तो ईयू में आपको पता होगा 35% 2011 में स्टेक होता था, जो भी बढ़ के 55% हो चुका है। तो अगर हम देखें जिस तरीके से चीज़ें चेंज होती हुई नजर आ रही है, दो सबसे बड़ी कंट्रीज थी जो मैंने आपको बताया था कि इंपोर्ट करती है, वो पहली थी यूएसए और दूसरी थी यहाँ पर आपकी यूरोपियन यूनियन। और दोनों में ही अगर हम अपने सेगमेंट को देखें, दोनों में यहाँ पे अच्छी तगड़ी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा कॉटन टेरी टावल में भी यहाँ पर आपका जो स्टेक है वो थोड़ा सा कम हुआ है, बट स्टिल देयर इज एन लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी जो यहाँ पर लाई करती हुई नजर आती है। वहीं कैपेसिटी डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर कैपेसिटी इंडिया के पास कितनी तगड़ी है वो आप यहाँ पे साफ साफ आपके सामने चार्ट है उसमें देख सकते हैं, जो यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको और इम्प्रूव होती हुई नज़र आएगी। कंपेरेटिव परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपेरेटिव परफॉर्मेंस अभी हम कोई नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा पार्टिसिपेशन रखेंगे। अभी हमारे पास एक कंपनी को हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, बाकी आपको पूरी वीडियो आपको जो भी एक डिटेल में, एक और नितिन स्पिनर्स करके है उस कंपनी का एक डिटेल डिस्कशन आएगा, तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको चाहिए तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा अभी मैं जो रिजल्ट पे फोकस करने वाला हूँ, एक कंपनी है जिसके पास सबसे ज़्यादा स्पिंडल्स हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वहीं अगर हम एक और मैक्रो फैक्टर्स की बात कर लें कंपनी को एनालिसिस करने से पहले, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो है ग्लोबल अपैरल मार्केट, जो मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा वैल्यू ड्रिवन मार्केट है। अगर उसमें मार्केट शेयर की बात करें तो 2019 से अगर हम बात करते हैं 2020 में, तो ईयू हमेशा से सबसे बड़ा मार्केट शेयर रहा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कपड़ों की डिमांड होती है। 16% वर्ल्ड मार्केट शेयर ईयू ऑलरेडी अपना लेके बैठा है। इसके अलावा अगर बात करें यूएसए की, तो यूएसए भी यहाँ पर करीबन 14 से 15% मार्केट शेयर की जहाँ पर है, वहाँ पर वो इमर्जिंग कंट्रीज़ में यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड वो लेकर चलता है। इसके बाद चाइना आ जाता है, फिर जापान और फिर इंडिया का नाम आता है। तो आप देख सकते हैं इंडिया की जो डिमांड है वो करीबन 5 से 7% के लमसम रहती है। बट सबसे बड़ा जो ग्लोबल मार्केट है वो ईयू और यूएसए का है, जहाँ पर अपने जो राइजिंग ट्रेंड्स आपने देखने को मिले हैं। बट हमारी जो अभी फिलहाल जो कैपेसिटी है वो स्पिनिंग को लेकर है, और साथ ही साथ जो हमारे वीविंग और निटिंग वाले हैं वहाँ तक ही सीमित है। बट अब हमारे को यहाँ पर अभी जिस तरीके के मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं उस पर फोकस किया जा रहा है कि स्पिनिंग से आगे बढ़कर हमें वीविंग और निटिंग, जो कपड़ा फैब्रिक बनाने का काम है, वीविंग निटिंग के द्वारा कपड़ा बनाया जाता है, वहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ जो रिटेल का जो काम होता है, जिसमें इनर वियर आ गए हमारे, जिसमें पेज इंडस्ट्रीज काम करता है, जो केपीआर मिल्स काम करता है, उस सेगमेंट पे फोकस किया जा रहा है, ताकि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम जो यार्न प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें मार्केट का जो परसेंटेज होता है, जिसमें मार्जिन होते हैं कम होते हैं,
उससे बढ़कर अब हम जाएं और हम वीविंग नीटिंग के साथ साथ रिटेल और जो अपीयरल इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर डिस्टर्ब करें, ताकि एक इंडिया का नाम हो सके इस पूरे सेगमेंट में, और पूरी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज बनाई गई है वो इसी तरीके की बनाई गई है। और जिस तरीके के एक्सपेंशन प्लान्स कंपनीज ने अनाउंस किए हैं वहां पर भी यही फोकस किया जा रहा है कि वीविंग और निटिंग और साथ साथ रिटेल सेगमेंट को फोकस किया जाए, और जो कंपनी पूरी वैल्यू चेन लेके चलेगी वो हमेशा यहाँ पर ग्रोथ में रहेगी, और वहां से काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये है आपके लिए मैक्रोज फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर, जो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, डिमांड्स काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रही है। और आपको अगर कुछ भी अपडेट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हम टेक्सटाइल की सारी अपडेट्स डालते रहते हैं। बट अब हम आपको एक कंपनी का मैंने जो वादा किया था वो मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो आपके सामने पेशकश है सबसे जोरदार वर्टिकली इंटीग्रेटेड एक और कंपनी, जिसका नाम है HSS बोल सकते हैं आप इसको, या हिमात सिंह का सीडे कंपनी है, उसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और इसका जो मेन काम है वो है वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, एक तो सबसे पहली बात तो ये, और एक होम टेक्सटाइल प्लेयर है जो कि जिसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्पिनिंग फैसिलिटी अंडर वन रूफ, जो कि इनका सबसे बड़ा एक 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, और साथ ही साथ वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट स्पिनिंग फैसिलिटी एक ही छत के अंदर 2,11,584 स्पिंडल्स है। साथ साथ 61 मिलियन मीटर बेड लिनेन प्रोसेसिंग कैपेसिटी इनके पास है, जो कि कंपनी को यूनिक बनाती है। टेरी टावल प्लांट तीनों की जो अगर आप बात करें यूएस एक्सपोर्ट का, जब हमने फिगर देखा था तो आप वहाँ पे देखा था कि सबसे ज़्यादा जो है बेड लिनेन, इसके अलावा टेरी टावल में यहाँ पे ग्रोथ इंडिया की देखने को मिली थी। और ये एक कंपनी है जो पूरी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। साथ ही साथ इनका जो स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन है वो है 12 से ज़्यादा ब्रांड्स के साथ, माना कि केल्विन क्लेन, टॉमी हिलफिगर, इसके अलावा ऑर्गेनिक कोट, होम ग्रोन, एटमॉस्फियर जैसे बड़े बड़े ब्रांड जो कि कंपनी के 80% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसके चलते सबसे तगड़ी ग्रोथ आने वाले टाइम में और इसमें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जब प्राइसेस हाइक होती है तो आप जिनके साथ आप अगर आप मानो कि आप इनको पास ऑन कर सकते हो ना, आपके पास जब ब्रांड्स ऑलरेडी आपके पास जुड़े हुए हैं और काफ़ी लंबे टाइम से आपके पास जुड़े हुए हैं और काफ़ी बड़ा काम है, ऐसा नहीं है कि वर्टिकली इंटीग्रेशन हर किसी कंपनी के पास नहीं है। आपको ये समझना होगा कि जिसके पास वर्टिकल इंटीग्रेशन होगा वो 85% अपना कैप्टिव कंजम्पशन कर सकता है और उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, तो वहाँ से काफ़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पर निकल के आएगी। इसके अलावा 12+ ब्रांड जो इनके पास हैं वो और दूसरी कंपनीज के पास नहीं है, जैसे केल्विन क्लेन, टॉमी हिलफिगर, काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं जो कंपनी की टॉप लाइन को सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ कंपनी उनसे 90% ऑफ द रेवेन्यू निकालती है जो यूएस से आती है, और यूएस में काफ़ी बड़ा सेगमेंट है जो एचएसएस प्ले करती है, और वहाँ से यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और कंपनी का मानना है कि कंपनी मिडिल ईस्ट और अपनी जो ईयू में जो है क्रेडिबिलिटी यहाँ पे बढ़ाती हुई नजर आएगी, और ब्रांड जो पोर्टफोलियो है उसको इंक्रीज करती हुई नजर आएगी। चेंज्ड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की है कंपनी ने अपने जो पूरी थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग थी उसको नाउ ओपनिंग इट्स कैपेसिटी फॉर थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग के लिए भी काम स्टार्ट किया है। साथ ही साथ ईयू के यहाँ पर भी स्केल अप, मतलब कि यूरोपियन यूनियन की जो डिमांड्स हैं उसको पाइल अप करने के लिए यहाँ पर स्केल अप करने का भी यहाँ पर कंपनी का प्लान है, ताकि हायर यूटिलाइजेशन हो, हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो, टॉप लाइन ग्रोथ में फर्क पड़े, और साथ ही साथ हायर मार्जिन बिजनेस की तरफ यहाँ पर कंपनी का जो है तो वो सारा जो होता है वो सब ब्रांडेड प्ले होता है। और उसके चलते यहाँ पर जो एचएसएस के पास है काफ़ी ज़्यादा ह्यूज कैपेसिटी है। इसके अलावा कंपनी का प्लान्स भी है, कंपनी का जो $25 बिलियन कैपेक्स स्पेंड करने का प्लान है ओवर द 3 ईयर्स। तो ये जो भी कंपनी जो कैपेक्स साइकिल ला रही है वो यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है मेगा पार्क को सपोर्ट करने के लिए, इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, और साथ ही साथ डिमांड भी है। आप देखें कि 90% ऑफ द रेवेन्यू आपका अगर अच्छे सेगमेंट से आता है, आपके 12 लोकल सप्लायर्स हैं, मतलब 12 वर्ल्ड सप्लायर्स हैं जो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे सप्लाई करते हैं, तो आपके पास काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। साथ ही साथ आप अगर क्वालिटी आप देते रहोगे तो वो हमेशा आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे। इसके अलावा बेटर यूटिलाइजेशन से, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी से कंपनी यहाँ पर फ्री कैश फ्लो जनरेट करती हुई नजर आएगी, और अपने अपने जो डेट लेवल है उसको रिड्यूस करती हुई नजर आएगी। कंपनी का मानना है कि नेट डेट को कंपनी $19.1 बिलियन तक लेके आ जाएगी फाइनेंशियल ईयर 23 तक, और जो भी 23.2 है। और साथ ही साथ नेट डेट टू इबिटा विल रीच टू 2.4 इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो कंपनी का ये एक्सपेक्टेशन है जो अभी 8 है उसको 2.4 ले जाएंगे। और साथ ही साथ इससे अगर हम देखेंगे तो कैपेक्स अनाउंसमेंट जो किया है उससे डी बोटल नेकिंग होगी। डी बोटल नेकिंग क्या होती है वो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको हम वर्ड को समझते हैं बोटल नेकिंग। बोटल नेकिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कभी बोतल देखी होगी तो उसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ रहता है,
उसके चलते आपके पास एक लिमिट हो जाती है कि मैं पानी इतना से ही निकाल सकता हूँ एक बार में। अब जब आपके पास अब आपके पानी आपके पास पूरी बोतल भरी हुई हो, पर आप पानी उतना से ही निकाल सकते हैं जितना आपके पास वहाँ पर ऊपर नल होगा। तो वहाँ से क्या होता है, एक लिमिट लग जाती है। अगर आपके पास जैसे मान लो कि आपकी यार्न की कैपेसिटी है 100, उसके बाद आपके पास जो वीविंग की कैपेसिटी है वो अगर 150 होगी, तो अब बनी 100 रहा है, तो यहाँ पर आपकी 50 की जो कैपेसिटी है वो आपकी ऐसे ही पड़ी रहेगी, क्योंकि आपका हमेशा उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके कपड़े ही इधर से 100 का ही आ रहा है, जो यार्न है वो 100 का ही आएगा, तो आप उसको वीविंग कैसे करोगे? तो आपके पास 50 ऐसे ही पड़ी रहेगी। तो इसको बोलते हैं बोटल नेकिंग। और बोटल नेक होने के बाद अगर आपने इसकी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर दिया, आपने इसको कैपेसिटी को 150 कर दिया, तो यहाँ पर अब पूरी फुलफिल होने लग जाएगी, तो इसको बोलते हैं डी बोटल नेकिंग। और उसके चलते आपकी जो कैपेसिटी होगी, जो टेरी टावल की कैपेसिटी, जैसे इन्होंने 25,000 मीट्रिक टन से 40,000 कर रहे हैं, 60%। एंड इसके अलावा शीटिंग की जो कैपेसिटी है उसको डबल करें, 70% से ज़्यादा यहाँ पर इंप्रूवमेंट है। 61 मीट्रिक टन पर एनम थी, जिसको 108 कर रहे हैं। तो डी बोटल नेकिंग करके जो काफ़ी इनिशिएटिव है और काफ़ी कैपेक्स साइकिल है, जो $25 बिलियन यहाँ पर स्पेंडिंग करने वाले हैं 3 सालों में। तो यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी पॉजिटिव है इस कंपनी के बारे में। और ये एक प्योर श्योर शॉट बाई है। मैं इसमें अभी आपको जो इसकी अगर हम डिटेल आपको डिस्कशन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि अभी पहला वो फोकस था जो पूरा कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को समझना, और साथ साथ एक कंपनी के बारे में बताना। जो देखो, हर कंपनी अलग अलग काम करती है, तो इसमें हर टेक्सटाइल सेगमेंट में आपको लगता है कि किस में आपके लिए सेट बैठेगा, वो देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी केपीआर में बना दिया, जो भी पूरा वर्टिकल प्ले है। अब होम टेक्सटाइल सेगमेंट की बात करें, तो होम टेक्सटाइल सेगमेंट में अगर आपको लगता है कि ग्रोथ होने वाली है, तो आपके पास ये HSS करके कंपनी है, हिमात सिंह का सीडे, वो आप यहाँ पर इसमें घुस सकते हैं। और साथ ही साथ पोटेंशियल ट्रिगर है जो आपको यहाँ पर देखनी चाहिए, वो है कि रिमूवल ऑफ पाकिस्तान GSP प्लस स्टेटस और FTA विथ EU। तो अगर GSP प्लस स्टेटस ऑफ पाकिस्तान अगर आ जाता है, तो अगर वो विथड्रॉ हो जाता है, तो उससे क्या होगा कि होम टेक्सटाइल इंपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान पे यहाँ पर टैरिफ लगा दिया जाएगा EU में, और वहाँ से काफ़ी बड़ा जो सेगमेंट है वो यहाँ पे ग्रोथ होता होने जाएगा। और इंपोर्ट जो इंडिया का जो इंपोर्ट है इन होम टेक्सटाइल सेगमेंट में EU में, वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा प्लेयर है। बट अगर वहाँ पर अगर यहाँ पर FTA के थ्रू जो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, FTA एक है बॉडी जो वर्ल्ड में इनको इन सबको जो एग्रीमेंट साइन होते हैं उसमें यहाँ पे ध्यान रखती है। अगर वहाँ पर वो FTA का अगर रूल्स आ जाते हैं, GSP प्लस स्टेटस आ जाता है, तो पाकिस्तान का यहाँ पर अब जब वो रिमूवल हो जाएगा, तो वहाँ पर इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर तैयार होगी। और अगर कुछ चैलेंजेस की बात करें, तो रुपी एप्रिसिएशन और इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन जो सभी के लिए सेम है, तो आई थिंक देर इज़ ए श्योर शॉट बाई। बट आपको वो चीज़ें देखनी होगी कि किस तरीके से मार्केट ग्रो हो रहा है, साथ ही साथ किस तरीके से कंपनीज और काम कर रही है। डिटेल में आपको डिस्कशन वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसके अलावा एक स्पिनिंग कंपनी पे वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि किस तरीके से आपको इसी तरह की डिटेल वीडियो पसंद आती है या आपको और शॉर्ट वीडियो पसंद आती है, ताकि हम उसी तरह की वीडियोस बना सकें। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टेक्सटाइल सेगमेंट अगर कोई देखना चाहता हो तो ये वीडियो जरूर भेजें, ताकि उनको समझ आए कि किस तरीके से कंपनीज काम करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने सारे फैक्टर्स को कवर करने की कोशिश की है। अगर आप वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।